शुभम राय जी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अपने एप्लीकेशन को, नहीं बल्कि अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो एक बार बाहर निकल जाइए। अब क्लियर है, ठीक है। तो फाइनली जितने भी लोग अभी क्लास में जुड़ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास कल वाली क्लास का ही एकदम आगे का पार्ट रहेगा, मतलब साथ साथ चलेगा। और इसलिए आज की पीपीटी भी मैंने, मतलब जो पिछले क्लास का बोर्ड का फोटो था वही बोर्ड का फोटो मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपको एक बार कोडिंग कर लेते हैं हम लोग कि क्लास की कोडिंग क्या है। ध्यान से देखें तो कोडिंग में मैं कलर ऑलरेडी आपको अभी चेंज कर लिया था कि ये कलर ले रहा हूँ मैं, जिससे कि कल के लेक्चर से आपको अलगाव इसमें हो जाए। एमपीपीएससी मेंस का पेपर है, पेपर 3 है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इकाई 1 भौतिक विज्ञान। पिछला लेक्चर हमारा था लेक्चर 015, बट आज का जो लेक्चर है वो क्या है, लेक्चर 015A। ध्यान रखिएगा, आज जब ये बोर्ड का फोटो आपके पास जाएगा एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में आपके, तो आपको शुरू में लगेगा कि यार ये तो पिछले लेक्चर का फोटो है। इसलिए मैं पहले यहाँ बोल देता हूँ कि ये लेक्चर 015A है, क्योंकि इसमें इतनी बातें जो पढ़ लिए हैं उसी के जस्ट आगे जाएंगे तो उतने पेज आपको फिर मिल जाएंगे, उसके आगे वाले पेज भी मिल जाएंगे जो आज पढ़ेंगे हम लोग। सिलेबस की बातें हमने कल कर ही लिया था पूरी डिटेल से, फिर डबल से बात करने की आवश्यकता है नहीं। ये सिलेबस मैंने दिखाया था, ये सारी बातें कल आपको समझाया था, कल की क्लास में है। तो अब मैं सीधे अपने टॉपिक पर ही एंट्री मारूंगा जो आज मुझे पढ़ाना है। और आज क्या पढ़ाना है उस पर अगर हम चलें तो आज हमें पढ़ना है प्रकाश के गुण। आज हमको पढ़ना है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आज हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण हम देखेंगे ध्यान से कि क्या होते हैं प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज, संपत्ति वाली प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। और इन्हीं प्रकाश के गुणों की व्याख्या करते हुए आगे निकलेंगे हम। जैसा कि आपको ये आइडिया है कि अपवर्तन, परावर्तन, ये सब आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखे हुए हैं, मतलब ये क्या है, प्रकाश के गुण ही हैं। और इसलिए प्रकाश के गुणों के बारे में थोड़ी जानकारी हमें ले लेनी जरूरी है। प्रकाश के गुण ध्यान से देखोगे कि क्या क्या प्रकाश में गुण होता है। सबसे पहला जो गुण होता है हम बोलेंगे कि प्रकाश किसी एक माध्यम में, प्रकाश किसी एक ही माध्यम में, प्रकाश किसी एक ही माध्यम में, प्रकाश किसी एक माध्यम में सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। सदैव सीधी, और सीधी नहीं बोलना है तो सरल बोल सकते हो, सदैव सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। सदैव सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। यह आपको ध्यान रखनी है बात कि इसका मतलब क्या है, ये समझ लो। जैसे प्रकाश को अलग अलग माध्यम अगर हम ले लें, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने निर्वात लिया, ये इतना बॉक्स जो है निर्वात का है, तो इस निर्वात में प्रकाश जो भी रास्ता अपनाएगा, अगर यहाँ से चलना शुरू किया तो एकदम सीधी रेखा में ऐसे चलेगा। अब आप लोग कई बार बोलते हैं सर क्या ऐसे भी चल सकता है, तो भाई सीधी जो भी लाइन रहेगा उसी लाइन में चलेगा। जैसे यहाँ से चल रहा है तो ऐसे चलेगा, इस माध्यम तक तो जिस रेखा पर था उसी रेखा पर एकदम चलेगा, सरल रेखा में गमन करेगा। इमेजिन कर लो कि इसके जस्ट आगे जो ये वाला जगह है, ये क्या था, निर्वात था। ये वाला जगह निर्वात था, समझना महत्वपूर्ण है। केवल लिख लेने से क्या बनता है, तो छोटी क्लासों में भी प्रकाश का गुण दिया है, एनसीईआरटी आप लोगों को भेजूंगा। निर्वात, और यहाँ पर जैसे ही मान लो अगर ये माध्यम हमने रख लिया है, क्या अपवर्तन जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ये माध्यम हमने क्या रख लिया है, कांच रख दिया यहाँ पे। तो जैसे ही ये निर्वात से कांच में एंट्री करेगी तो संभवतः अपने रास्ते से थोड़ी विचलित हो जाए, ऐसे मान लो टेढ़ी हो गई, लेकिन टेढ़ी होने के बाद फिर इस रास्ते पर एकदम सीधा ही चलेगी ये,
ये मैं सही नहीं बना पा रहा हूँ, एकदम सीधा ही चलेगी यहाँ पर भी वो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर फिर जितना विचलित होना था उतनी विचलित हो जाएगी और उसके बाद फिर एकदम सीधी रेखा में गमन करेगी। मेरा सीधा नहीं बन रहा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधी रेखा में चलेगी। फिर किसी माध्यम में अगर यहाँ पे हमने रख दिया तो उस माध्यम में भी जितना विचलित होना है विचलित होगी, लेकिन उसके बाद एकदम उस रेखा को सीधा मेंटेन करेगी। तो इसको हम बोलते हैं कि प्रकाश किसी एक ही माध्यम में सदैव एक सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश का ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या देखते हैं, जो हमने कल देख ही लिया था। पहला के बाद दूसरा गुण ये रहेगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और यहां लगे हाथों आपको दिमाग में याद कर लेना है कि प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। ये ध्यान रखेंगे कि निर्वात में ऐसे बना रहा हूं सबसे ज्यादा, उसके बाद वायु में इससे हल्का कम। वायु में, हालांकि किताबें निर्वात और वायु को इक्वल बताती हैं, किताबें वायु या निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड बोल देती हैं, बट वायु में हल्का कम हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे ऐसे बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा कम हो गई। उसके बाद अगर आप द्रव में आओगे, मैं द्रव भी तमाम प्रकार के हैं, अभी सघन और विरल बात बताऊंगा तो वहां और क्लियर हो जाएगी। लेकिन द्रवों में अगर हम देखें तो अपेक्षाकृत द्रवों में ये क्या होती है, थोड़ी और धीमी होती है, थोड़ी सी और धीमी हो जाती है। और अगर हम ठोस में चले आए, विभिन्न ठोसों में भी अलग अलग होगा, लेकिन ठोस में चले आए तो अंततः और भी कम हो जाती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे ज़्यादा, वायु में उससे कम, द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम होती है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। जब हम लोग ध्वनि पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे यही एकदम उल्टा होके आएगा। जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा जहाँ, वहाँ पे उसकी शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट अभी हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश का दूसरा गुणधर्म दिमाग में रखिएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसी बात को अगर आपको लगता है कि मुझे किलोमीटर में लिखना है तो आप लिख लो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या लिखोगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यह आप दिमाग में रख सकते हो कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्योंकि 10⁸ है, आप लोगों को 10⁸ पहले पढ़ा दिया हूं, वहां से कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो प्रकाश के ये 2 गुण मिल गए। और थोड़े प्रकाश के गुण की बात करते हैं। तो प्रकाश के गुण की बात कल की क्लास से एक बात आएगी, वो सीधे उठा लेते हैं। क्या प्रकाश की और गुण क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। 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 विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ये बात मैं आपको कल ही बता दिया था और बताने का मोटो ही यही था कि आपको आगे की क्लास से स्मूथली समझ में आए। अब आज मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। निर्वात की परिभाषा क्या होगी मैं अभी करूंगा, टेंशन मत लीजिए। सघन और विरल माध्यम जब बताऊंगा तो बताऊंगा, और वैक्यूम पहले आप लोगों को इसी मतलब जो ये वाला कोर्स है, इस कोर्स में ही मैंने बताया है कि जहां किसी माध्यम की किसी भी माध्यम की उपस्थिति नहीं होती है, उस चीज को हम बोलते हैं निर्वात। न तो वहां पे कोई ठोस के कण हो, न तो वहां पे कोई द्रव के कण हो, न तो वहां पे किसी गैस के कण हो, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं निर्वात। जहां पर कोई चीज है ही नहीं, माध्यम का अभाव जहां है वो क्या है? निर्वात। माध्यम का न होना ही क्या कहलाता है? निर्वात। बट उसको मैं लिखवा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, और सघन विरल अभी समझा रहा हूं।
प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तो समझा दिया हूं पहले ही, आपको आइडिया होगा। अब इस पर तो बजाओ कम से कम कि विद्युत चुंबकीय तरंग तो क्लियर है ना। विद्युत, क्योंकि निर्वात भी मुझे याद है कि जब दूरी चाल वगैरह पढ़ा रहा था तो उस समय कहीं जानकारी प्लस में बताया था, बट वो थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं भी मान लेता हूं कि चलो संभवतः अब दिमाग से निकल गया है, नहीं रिवाइज किए हो। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग तो क्लियर है ना कल की क्लास से। बजाओ भोंपू, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इस पर तो हमने कल बात किया था कि जब एक विद्युत, ठीक है। अब तीसरी बात दिमाग में रखोगे, तीसरी के बाद चौथी बात दिमाग में रखोगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, हमको समझ में आ गया। अब प्रकाश का गुण क्या है, तो हम थोड़े से फुल फ्लेज में इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर ही आएंगे। प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। अब परावर्तन क्या है, थोड़ा धैर्य रखेंगे, आगे पढ़ेंगे। बस समझ लो कि प्रकाश का किसी चमकीले सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की प्रक्रिया क्या है, परावर्तन। बट ये अभी आपको एज ए टीजर के तौर पर, टेलर के तौर पर मिल जा रहा है। इस बात की व्याख्या हम ढंग से करेंगे। अभी बस ये समझ लो कि प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, अर्थात प्रकाश किरणें, आगे हम डिटेल में इसी बात को पढ़ने वाले हैं। तो बस इतना समझ लो कि प्रकाश किरणें किसी चमकदार या चमकीले सतह से टकराकर पुनः जिस माध्यम से आ रही हैं उन्हीं माध्यम में वापस भी लौट जाती हैं, और उनमें पाए जाने वाले इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। पांचवा इसका गुण क्या है, तो प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अब बात आती है कि यह अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन अभी जो पीछे समझाया मैं आपको, यहीं से अपवर्तन का डेफिनेशन निकल जाएगा कि जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो उनके रास्ते में विचलन आ जाता है, उनके रास्ते में कुछ भटकाव आ जाता है। उनके रास्ते में आने वाला यही विचलन या भटकाव ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये विचलन होता कैसे है, अपवर्तन पूरा सिलेबस में स्पष्ट लिखा भी है, तो आगे इनके गुणों की व्याख्या हम डिटेल में करेंगे। अभी गुण का एक लिस्टिंग कर रहे हैं जिससे कि गुण हमको समझ में आ जाए कि प्रकाश में क्या गुण होता है। तो प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। छठवां क्या हो जाएगा, प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। प्रकाश में व्यतिकरण, इंटरफियरेंस। आप लोग अगर 12वीं क्लास पढ़े हो प्रकाश, तो उसमें व्यतिकरण के लिए बहुत कुछ डेरिवेशन भी है। तो प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है, इंटरफियरेंस का गुण पाया जाता है, व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। अब बात आती है कि सर ये व्यतिकरण क्या है। व्यतिकरण का गुण पाया जाता है, तो मैं पहले ही बोला हूं कि इनकी बातों को मैं हल्का फुल्का, आपको जो सिलेबस में मेंशन है उसका तो डिटेल्ड ऑपरेशन होगा, बट जो सिलेबस में मेंशन नहीं है उसको हम केवल समझने के लेवल पर एक एक लाइन लिखकर आगे खत्म करेंगे। बट अभी तो यहाँ परिभाषा में बस इतना समझ लो कि व्यतिकरण का मतलब क्या होता है कि जब समान आवृत्ति और समान आयाम, आवृत्ति और आयाम मैं आपको बता चुका हूं कि आवृत्ति पहले हम पढ़ चुके हैं और आयाम जरूरत पड़ेगा तो फिर बता दूंगा, बट पीछे के लेक्चर का रिवीजन करो जाके आप। समान आवृत्ति और समान आयाम की लगभग दो प्रकाश किरणें एक साथ अगर किसी एक ही माध्यम में चल रही हैं, प्रकाश चलेगा श्रृंग और गर्त में, कल पढ़ा दिया था कि प्रकाश ऐसे श्रृंग और गर्त में चलेगा, तो ये एक फर्स्ट वाली है और दूसरी मान लो एक और चल रही है, दूसरी एक और चल रही है, ये ऐसे चल रही है ऐसे। तो व्यतिकरण मतलब क्या होता है कि ये दो है, नंबर 2 वाली है, तो ये क्या होते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों आपस में अगर दोनों ऊपर ऊपर हैं तो जुड़ के जो फाइनल रिजल्ट हमको दिखाई देगा, हमको उस जगह पर चमक जो प्रकाश की दिखाई देगी ये वाली दिखाई देगी। दोनों को जुड़ने के बाद
दोनों के जुड़ने के बाद जो ये बड़ा वाला वैल्यू दिखाई दे रहा है ये हमको दिखाई देगा। और व्यतिकरण में ये भी हो सकता है कि दोनों तरंगे अलग अलग चलें। इमेजिन कर लो कि ऐसे चलने लगे, ये है एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश ऐसे चल रहा है और दूसरा प्रकाश जो है, दूसरा प्रकाश ऐसे चल रहा है, ये उल्टा दिशा से चल रहा है ऐसे। थोड़ा कम ज़्यादा ही बनाएंगे, अब मेरा एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, आप लोग बना लीजिएगा। तो अब क्या हुआ, ये इसका एक तरफ का अधिकतम विस्थापन आयाम है, इधर भी एक तरफ का अधिकतम विस्थापन आयाम है। तो अब जोड़ेंगे तो एक ऊपर एक नीचे का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट मैं बनाऊंगा तो हो सकता है कि जिधर ज़्यादा होगा, मैं ऊपर वाले को थोड़ा ज़्यादा मान लेता हूँ, तो ऊपर वाले को ज़्यादा मान लूँगा अगर मैं, और ये नीचे वाले को थोड़ा कम, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। पहले से ऐसे छोटा मिलेगा, जो बचेगा वही तो मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं व्यतिकरण, कि जब समान आवृत्ति और समान आयाम की प्रकाश तरंगें एक साथ किसी एक ही माध्यम में चलती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में अध्यारोपित हो जाती हैं, और उनके अध्यारोपित होने से प्रकाश की तीव्रता कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा दिखलाई देती है। प्रकाश में पाए जाने वाले इस गुण को ही प्रकाश का इंटरफियरेंस या व्यतिकरण कहा जाता है। क्लास को समझने का प्रयास करो, बोल के लिखवा दूंगा ये सारी बातें, बट बेसिक तौर पे अभी आपको समझ में आ रही होगी कि व्यतिकरण का मतलब क्या है। कि जब दो समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम, थोड़ा सा अंतर चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक साथ किसी एक माध्यम में चल रही हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। उनके आपस में जुड़ने से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा, प्रकाश की तीव्रता को भी चमक समझ लो, तीव्रता समझाऊंगा, प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा, कुछ जगहों पे प्रकाश की तीव्रता कम पाई जाती है। प्रकाश किरणों में पाए जाने वाले इस गुण को, प्रकाश किरणों में पाए जाने वाले इस गुण को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य, या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य। ऐसे ही दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य, ध्वनि वगैरह में बोलेंगे, और दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य। तो ये तरंगदैर्घ्य तो मैं आपको पहले आप लोगों को समझाया भी हूँ, शायद लिखवाया भी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करिए, और लगेगा कि उसके बाद फिर लिखवाना है तो फिर लिखवा दूंगा। मुझे तो आपको पढ़ाना है, आपका सेटिस्फेक्शन जरूरी है। तरंगदैर्घ्य बोलते हैं ये जो दो श्रृंग हैं क्रमागत, इनके बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य, और दो क्रमागत जो गर्त हैं इनके बीच की दूरी को, लाल लाल वाले को देखेंगे तो दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को, चाहे काले अगर रहेंगे तो दो काले के बीच का, देखो ये दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी हमेशा बराबर आएगी, और इसको हम बोलते हैं क्या, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। क्लियर, हैंड रेज करो, इतनी बात क्लियर तो हैंड रेज करो, आगे बढ़ें। अब आगे हम बढ़ें तो प्रकाश के व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। व्यतिकरण अभी आपको जनरल तौर पे समझ में आ गया कि व्यतिकरण क्या है, सिलेबस में स्पष्टतः मेंशन नहीं है ये बात, ठीक है। वो ऐप के अपडेट से थोड़ा धीरे आ रहा है आप लोगों का चीज़ें, लेकिन ठीक है, मुझे क्लियर है, मुझे अपने पर विश्वास है कि आपको समझ में आ गया है, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। सातवां गुण, सातवां गुण जो इसका है, 7वें नंबर का जो गुण है, ये क्या है, प्रकाश में। अच्छा, थोड़ा सा तुम लोगों को पहले ये व्यतिकरण के बारे में थोड़ा और बता दूं। यहाँ पे ध्यान से इस बोर्ड को देखो, इस बोर्ड में लगभग इधर लाइट लगी है, इधर लाइट लगी है, और समान आवृत्ति समान आयाम इसलिए क्योंकि लगभग एक ही कंपनी के एक ही वाट के बल्ब लगे हैं या जो भी लाइटें लगी हैं, तो वो लाइटें एक साथ इस माध्यम में चल रही हैं। तो इसके कारण देखोगे बोर्ड पर कहीं पर थोड़ा अंधेरा है तो कहीं पर थोड़ा ज़्यादा उजाला है, कहीं थोड़ा अंधेरा और उजाला है, क्योंकि एकदम सबको कट करने के लिए एक तरीके से चीज़ें शायद एकदम पूरी तरीके से नहीं लगी होंगी। तो कहीं पर आपको थोड़ी तीव्रता ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, तो कहीं पर तीव्रता थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी। ये प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के कारण ही हो रहा है।
तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये ध्वनि में भी व्यतिकरण होता है और प्रकाश में भी होता है, बट हम ध्वनि अभी नहीं पढ़ रहे हैं, प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश समझिए। अब हम बात करते हैं अगले गुण की। अगला गुण क्या है? प्रकाश में विवर्तन की घटना पाई जाती है। प्रकाश में, मैं लिख इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बोल के लिखवाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट प्रकाश लिखता और सारे घटनाएं बता देता, बोलना नहीं पड़ता। बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे ये बात बोल के लिखवाना नहीं पड़ेगा। प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है। विवर्तन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है, डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोला जाता है डिफ्रैक्शन, उसको इंटरफियरेंस, इसको डिफ्रैक्शन। तो प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है। ये विवर्तन क्या होता है? तो विवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश जब कभी ऐसे चल रहा होता है, ये प्रकाश एक माध्यम में सीधी रेखा में चल रहा है, अचानक कोई तीक्ष्ण तीव्र मुड़ाव आ गया, तीक्ष्ण मुड़ाव आ गया या तीक्ष्ण घुमाव आ गया, तो इस तीक्ष्ण मुड़ाव, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे दीवाल ऐसे आ गई, ऐसे इस प्रकार की दीवाल आ गई, तो इस दीवाल से टकरा के जब ये प्रकाश किरणें साइड होंगी तो इस किनारों पर एक विशेष प्रकार की चमक पैदा करेंगी, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन। कुल मिला के तीक्ष्ण किनारों से, तीव्र किनारों से प्रकाश टकराती है तो एक वहां पर छाया बनाती है, एक वहां पर तीव्रता अलग तरह की बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन या विवर्तन। आगे मैं लिखवा दूंगा, अभी एकदम बेसिक मैं आपको जीरो लेके चल रहा हूं, तो धीरे धीरे पहले गुण समझ लो और इनको मैं थोड़ा थोड़ा इन पे चर्चा कर दूंगा। अपवर्तन परावर्तन पे तो डिटेल्ड करनी है, बट इन पर मैं हल्की हल्की चर्चा करके आपको दो दो चार चार लाइन लिखवा दूंगा, अभी बेसिक्स आपको समझ में आ जाए। कभी देखना ये घटना आप लोग देखोगे अपने खिड़की के पास, देखना अपने खिड़की के पास देखोगे तो एक अलग सी छाया जैसी दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश आके वहां पे घुमाव ले रही है। तीव्र घुमाव पर जब आ रही है प्रकाश तो वहां टकराने के बाद एक हल्की छाया बना रही है, उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? विवर्तन, डिफ्रैक्शन। तो अब इतना समझो कि प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है। विवर्तन क्या है आगे और डिटेल में हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आठवें गुण की। प्रकाश में बहुत से गुण हैं, लेकिन आठवां गुण क्या है? तो प्रकाश में ध्रुवण का गुण पाया जाता है। प्रकाश में ध्रुवण, पोलराइजेशन, प्रकाश में ध्रुवण का गुण, ध्रुवण का गुण पाया जाता है। ध्रुवण का गुण पाया जाता है। मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे बोल के लिखवाना नहीं पड़ेगा। प्रकाश में ध्रुवण का गुण पाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। पोलराइजेशन मतलब क्या है? ध्रुवण का गुण, कि प्रकाश जो है, यहाँ प्रकाश अगर जल रही है तो सममिति प्रदर्शित करती है। ये हर दिशाओं में इसकी किरण या तरंग ऐसे हर दिशाओं में निकल रही है, सममिति प्रदर्शित करती है। और इस बात को एक विद्वान था जिसका नाम था बूस्टर, कुछ लोग ब्रूस्टर बोलते हैं, उस बूस्टर ने इस पर प्रयोग भी किया था, ब्रूस्टर ने। और 12th क्लास का अगर आप पढ़ोगे भौतिक विज्ञान तो उसमें आपको ये मिलेगा भी। उसने क्या किया था? तो टूरमैलिन क्रिस्टल, आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है, अभी तो जनरल एक अप्रोच दे रहा हूं मैं, बाद में आपको बताऊंगा आगे थोड़ी सी इस घटना के बारे में। टूरमैलिन क्रिस्टल पर प्रकाश को ड्रॉप किया तो उसने देखा कि जो इसके समांतर समांतर चीजें थीं, ऐसे ये तरंगें केवल यही क्रॉस हो पाई और बाकी सारी की सारी किरणें क्या हो गईं? यहां से छन गईं। बाकी सारी किरणें क्या हो गईं? इससे छन गईं, इसमें एंट्री नहीं कर पाई। और इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे हम देखेंगे। अगर ध्रुवण, कई बार आप चश्मे पहनते हो, पोलराइज चश्मा लगाओगे तो सामने से प्रकाश आएगा तो चकाचौंध पैदा नहीं करेगा। कई बार देखोगे जो कार वगैरह हम चला रहे हैं, उनके खिड़की, उनका जो शीशा आगे वाला रहता है वो पोलराइज्ड कांच लगा रहता है, इसलिए बाहर दूर से कितना भी वाहन आ रहे हैं, कितना भी जला रहे हैं अपना आगे का हेडलाइट, लेकिन उनको चकाचौंध पैदा नहीं होती है चलाने वाले को।
अदरवाइज जनरल कांच में तो चकाचौंध पैदा हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसका डेली लाइफ में यूज भी है ध्रुवण का, इसलिए मैं इनको हल्का फुल्का आपको चर्चा इतना करूंगा कि एग्जाम में अगर अचानक आ गया तो आपको सरप्राइज ना हो, इसलिए बोल रहा हूं। प्रकाश में ध्रुवण का गुण पाया जाता है, ये बात मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि ध्रुवण का गुण क्या है। और कल की क्लास याद करो, मैंने बताया था कि इस ध्रुवण की घटना के बाद ही ये तय हो गया था कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। यहीं से हमको मिला था कि अनुप्रस्थ तरंग है। इससे पहले लोग बोलते थे कि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये बात आपको कल भी मैंने लिया था नाम, और आगे जब इसको डिटेल्ड में हेडिंग डाल के लिखवाऊंगा तो वहां भी थोड़ी बात करूंगा। सिलेबस में डायरेक्ट भले ही नहीं है, लेकिन प्रकाश तो सिलेबस में है ना। और क्या भरोसा कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना का हमारे डेली लाइफ में इतना प्रयोग है। किसी बार एमपीपीएससी का मन लगा कि चलो यही पूछ लेते हैं ध्रुवण, तो हम बोलेंगे कि ये तो तकलीफ हो गया, और इसलिए सिलेबस आपको पहले सिखाया, मैं सिलेबस पहले समझाया। टूरमैलिन क्रिस्टल क्या होता है, ये चीजें क्या होती हैं, सब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तो सिर्फ गुण की बात कर रहा हूं कि एक बार गुणों से आप परिचित हो जाओ। टूरमैलिन क्रिस्टल क्या होता है, क्या नहीं, किस तरीके से ध्रुवण, एकदम आगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा गुण पर चलो, बेसिक परिचय लेते हुए, और 9वें गुण पर आ जाते हैं कि और इसका गुण क्या है। तो अगला गुण क्या है इसका, प्रकाश में और गुण अगर हम देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश, अगला 8 हो गए हैं कि 9 हो गए हैं, 8 हो गए हैं। एक काम करते हैं, लगभग जो प्रकाश के गुण हैं जो हमारे काम के हैं वो हमने लगभग यहाँ चर्चा कर लिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रकाश के गुण इतने अभी दिमाग में रखो, और एक काम और जरूर कर लो कि जब ये लिखना तो वहाँ पे 2-4 लाइन छोड़ लेना, क्योंकि प्रकाश के आगे और भी अगर कुछ गुण दिमाग में आ जाएंगे और लगेंगे कि ये हमारे एग्जाम के लिए कहीं से महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी हम उस पर लिख लेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ लीजिएगा। इतना मुझे लगता है कि अभी काफ़ी है प्रकाश में। तो प्रकाश, अच्छा अगर लिखना चाहो तो एक ये लिख सकते हो कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में या श्वेत प्रकाश में, 9th में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि थोड़ा रंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कई बार रंग से जुड़े क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही पूछ लेगा कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में, या वैसे भी श्वेत प्रकाश बोल लो, सूर्य के श्वेत प्रकाश में, सूर्य के श्वेत, स्पेक्ट्रम भी आगे बताऊंगा, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और ध्यान रखना कि ये 7 रंग ही हमारे मानव आंख को दिखाई देते हैं, इसलिए 7 रंग हम बोल रहे हैं। मानव नेत्र को ये 7 रंग ही दिखाई देते हैं। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और ये 7 रंग कौन कौन से हैं तो आपको पता है, विवग्योर के नाम से इंग्लिश में इसको हम याद करते हैं, विवग्योर। और इनको आप बोलते हैं वायलेट, हिंदी में शायद बैजानी, पीनाला ऐसे बोलते हैं। और ये आप लोग सुने ही होंगे बहुत लंबे समय से। आगे मैं स्पेक्ट्रम बताऊंगा तो और बताऊंगा इसके बारे में, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, इतने से आपको बात ये समझ में आ जाएगी कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से सूर्य के प्रकाश न बोलकर हम केवल प्रकाश अगर बोलें तो प्रकाश में क्या क्या गुण पाए जाते हैं वो मोटे मोटे गुण हमने समझ लिया। और जो जो टर्म्स उसमें आए उन टर्म्स को भी एक बेसिक लेवल पे इतना समझ लिए कि दिक्कत आपको ना जाए। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, और गुण वाली बात जब हमने समझ लिया तो आगे हम हेडिंग डालेंगे कि प्रकाश की प्रकृति। गुण अगर हमने देख लिया तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा ये कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, प्रकाश की प्रकृति। अगला हेडिंग हम डालेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, जिसको हम बोलेंगे नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट।
अब इसमें बहुत लंबी कहानियां हैं, उतनी लंबी कहानियों पे खैर नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी दिमाग में रखो कि नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति में अगर हम जाएं तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से प्रकाश को माना। जैसे मैं आपको अगले पेज पर ले चलूं तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति में मुख्य रूप से जो आज बोला गया है, वर्तमान में ये मान लिया गया है, वर्तमान में ये माना गया है कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश की दो प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैती, डुअल नेचर, कल बताया ही था। प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, प्रकाश की डुअल नेचर होता है। और प्रकाश का जो डुअल नेचर होता है, प्रकाश की जो द्वैती प्रकृति होती है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश कभी कभी तरंग के रूप में काम करता है, तो प्रकाश कभी कभी किरणों के रूप में काम करता है। यह आपको दिमाग में रखना है कि प्रकाश को द्वैती प्रकृति में कुछ लोग बोलते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में है, और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रकाश किरण के रूप में है। अब कई बार लोग क्या कर देते हैं कि ये तरंग और यहाँ पे इसको कण बोल देते हैं, कणिका सिद्धांत। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको और एक अलग एंगल दूं यहाँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि 100% बातें क्लियर रहें। मैं थोड़ी सी आपको और यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ। इस इनपुट को दिमाग में रखना कि सबसे पहले न्यूटन ने बोला कि प्रकाश कणिका के रूप में रहती है, तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत एक व्यक्ति ने दिया जिसका नाम था न्यूटन, बट ये गलत साबित हो गया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, अब इस पर मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लंबा समय लग जाएगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रकाश की चाल, शुरू में बताया गुण ना, वो प्रकाश की चाल उल्टा था। वो बोलते थे कि निर्वात में कम रहेगा, बाकियों में ज़्यादा रहेगा, तो उनका पूरा सिस्टम ही उल्टा आ रहा था। बाद में प्रैक्टिकली व्यवहार में देखा गया तो उल्टा था वो, तो इनको गलत सिद्ध कर दिया गया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कभी पूछ लेगा प्रीलिम्स जैसे पेपरों में भी, तो बताना कि न्यूटन ने दिया है। क्या बताओगे? प्रकाश का कणिका सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया है, बट ये अमान्य घोषित कर दिया गया। ध्यान रखो, आज इसकी मान्यता नहीं है और इस पर हम डिटेलिंग चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे सिलेबस से बहुत खास तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है। ये समझने के लिए तो ये भी इंटरेस्टिंग है, हर चीज़ इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सिलेबस भी हमें देख के चलना है। दूसरा क्या, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये हाइगन ने दिया और ये माना जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत एस्टैब्लिश्ड है आज भी। और इसको दिया है किसने? एक विद्वान थे जिनका नाम था हाइगेन। कुछ लोग हाइगेन्स बोलते हैं, बट हाइगेन नाम है इनका, हाइगेन ने दिया था। इन्होंने बोला था कि प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। अभी ये बताने के बाद तुम लोगों को इनपुट दूंगा कि आखिर में ये क्यों ऐसा करना पड़ा, ये करने का कारण क्या था, अभी सुन लो। एक्चुअली जब प्रकाश के सारे गुणों का हम अध्ययन करना चाह रहे थे, तो अगर हम तरंग मान के अध्ययन कर रहे थे तो अध्ययन हो ही नहीं पा रहा था। अगर हम कण मान के अध्ययन कर रहे थे तो पूरे का अध्ययन हो ही नहीं पा रहा था। तो अंत में हमको यह समझ में आया कि भैया अगर सारे गुणों का अध्ययन करना है तो हमको इसको दो इसका प्रकृति लेनी पड़ेगी। एक प्रकृति से कुछ उसके गुणों को व्याख्या कर लेंगे और कुछ गुणों की व्याख्या दूसरे प्रकृति से हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि प्रकाश में एक नहीं बल्कि दो प्रकार के प्रकृति पाई जाती है, और इसलिए उन दो प्रकृति को मानना पड़ा आज हमको। दोनों प्रकृति नहीं मानेंगे प्रकाश की, तो प्रकाश की जो गुण पीछे पड़े हैं वो सारे गुण हम व्याख्या कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए डुअल नेचर ऑफ लाइट की जरूरत पड़ी। पहले लोगों ने अलग अलग बोला, अंत में दो मानना पड़ा हमको। फिर क्या आया? प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत, तो हम देखेंगे आगे कौन दिया है। उसके बाद प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत भी है अगर देखोगे तो, बट आगे अगर जो आइंस्टीन साहब ने इसको फोटोन के तौर पर माना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, फोटोन है। प्रकाश में काम्पटन प्रभाव भी आया। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीजें हैं, लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया, जो बाद में गलत हो गया, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन ने दिया। आज क्लियर है कि वर्तमान में प्रकाश की डुअल नेचर है,
प्रकाश तरंग के रूप में काम करता है और प्रकाश किरण के रूप में कार्य करता है। तो प्रकाश की प्रकृति अगर लिखोगे तो लिखोगे प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, प्रकाश की दो प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश तरंग के रूप में भी पाया जाता है और प्रकाश किरण के रूप में भी पाया जाता है। या ऐसा बोल सकते हो कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में भी पाया जाता है। कण के रूप में हम मानेंगे जरूर, लेकिन न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो गलत, न्यूटन का जो कण सिद्धांत था वो गलत था, क्योंकि न्यूटन ने जो कण का सिद्धांत दिया था उसका पूरी ही सिस्टम अलग हो गई थी। बाद में फिर उसमें काफ़ी संशोधन वगैरह करके चीज़ें किया गया है। अच्छा, अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अगर तरंग हमको समझ में आ गया, किरण समझ में आ गया कि प्रकाश में डुअल नेचर होता है। कोई पूछेगा कि डुअल नेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बता सकते हो कि डुअल नेचर लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या, अभी तो बहुत से गुण मैंने नहीं भी लिखे, तो प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या इसके केवल एक ही प्रकृति से नहीं किया जा सकता है, इसके केवल एकल प्रकृति से, कोई एक प्रकृति इसमें ले लें, केवल एकल प्रकृति से नहीं किया जा सकता, परंतु द्वैती प्रकृति के माध्यम से इसके सभी गुणों की व्याख्या किया जा सकता है। इसके सभी गुणों की व्याख्या किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए द्वैती प्रकृति माना गया। किरण ध्यान रख लोगे कि किरण को हम ऐसे दिखाएंगे तीर की तरह सीधी रेखा, और तरंग को अक्सर हम दिखाते हैं वेव के रूप में, श्रृंग और गर्त के रूप में ऐसे दिखाएंगे। श्रृंग और गर्त के रूप में दिखाएंगे तरंग, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंग है, और किरण के रूप में दिखाना है तो ऐसे लाइनिंग दिखाओगे, और जिस दिशा में जा रही है प्रकाश उधर तीर का निशान लगा दोगे। ये आपको दिमाग में रखना है। तो प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, ये आपके माइंड में हो गया। अब बात आता है इसके आगे प्रकाश का अध्ययन। एकदम क्रमवार हम चीजों को बढ़ा रहे हैं। अगली बात आएगी प्रकाश का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन। तो हमको देखना है कि प्रकाश का अध्ययन हम करते कहाँ हैं। तो हमको दिमाग में होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश व प्रकाश से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। जो भी विषय इससे संबंधित आएंगे, उपकरण आएंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश व प्रकाश से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाती है। तो प्रकाशिकी में इसको हम करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है। ध्यान रखो कि प्रकाश का अध्ययन किस में करते हैं हम, प्रकाशिकी में। कई बार लोग प्रकाश मिति भी इसी को बोल देते हैं, इसी को कई बार प्रकाश मिति भी बोल देते हैं, इंग्लिश में ऑप्टिक्स। ये कल के लेक्चर में भी थोड़ा समझाया था मैं आपको। अब दिक्कत तो यहाँ पे ये हो गई कि प्रकाशिकी
जब प्रकाश के दो प्रकृति हैं तो प्रकाशिकी भी दो ही होगी, नहीं तो बात बनना ही नहीं है। तो प्रकाशिकी आशिकी नहीं, प्रकाशिकी, तो प्रकाशिकी की भी दो उपशाखाएं हो जाएंगी। इसकी दो उपशाखाएं हैं, किसकी? प्रकाशिकी की, ऑप्टिक्स की। इसकी दो उपशाखाएं हैं, इसकी दो उपशाखाएं हैं और सब ब्रांच हैं। ये दो सब ब्रांच कौन सी हैं? तो एक है जिसको हम बोलेंगे तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, जिसको बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। और परिभाषा एकदम जनरल, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके तहत प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी की वह उपशाखा जिसके तहत प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहलाती है। और ऐसे ही दूसरा क्या है? किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, जिसको हम बोलते हैं क्या? रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। इसकी परिभाषा कैसे दोगे? प्रकाशिकी की वह उपशाखा जिसमें प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी की वह उपशाखा जिसमें प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? किरण प्रकाशिकी कहलाती है। तो ये बात आपको एकदम भली भांति दिमाग में रख लेना है कि प्रकाश का अध्ययन कैसे किया जाता है। अब एक बात और आपको दिमाग में रख लेनी है कि क्या जो यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आ रहा हो तो आए, मैं चाहता हूँ कि आना चाहिए आपके दिमाग में ये, और नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं है, मैं लेके आता हूँ इसको। देखिए कैसे लेके आता हूँ। आपके मन में ये आएगा कि सर जब प्रकाश को तरंग मानेंगे, प्रकाश को अगर तरंग मान लिया जाए, प्रकाश को तरंग मान लें और दूसरा प्रकाश को अगर हम किरण मान लें, तो मान लेते हैं जैसे मान लो मैं यहाँ एक प्रकाश का गुण लिखता हूँ अपवर्तन, मैं प्रकाश का एक गुण लिखता हूँ अपवर्तन, क्या? परावर्तन। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या परावर्तन की व्याख्या तरंग मानकर की जाएगी या प्रकाश परावर्तन की व्याख्या किरण मानकर की जाएगी? क्या ऐसा है कि किसी एक गुण का अध्ययन केवल एक ही से मानते हैं हम? तो नहीं, ये बात दिमाग में रखना कि कुछ गुणों की व्याख्या दोनों मानकर की जा सकती है। जैसे परावर्तन की व्याख्या किरण से भी हो जाती है और परावर्तन की व्याख्या तरंग से भी हो जाती है। ऐसे ही अगर अपवर्तन देखोगे तो अपवर्तन की भी व्याख्या, अपवर्तन की भी व्याख्या दोनों से हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी और इससे भी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि प्रकाश के हर एक गुण की व्याख्या आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही से होगा। प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या दोनों गुणों से हो जाती है, दोनों प्रकृति से हो जाती है, बट कुछ की व्याख्या केवल और केवल एक ही गुण से हो पाती है। और वो कौन सी चीजें हैं आगे हम देखेंगे, क्योंकि मैं आपको ध्रुवण अभी एकदम बेसिक लेवल पे बताया, व्यतिकरण एकदम बेसिक लेवल पर बताया, और भी कुछ आगे चीजें आएंगी जो अभी आपको बताया नहीं। तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये बात और परत आपकी साफ होगी। लेकिन अभी मैंने एक पर्दा इस पे और एक स्क्रीन डाल दिया है आपके दिमाग पर कि ये स्क्रीन चलनी चाहिए, और धीरे धीरे ये बात हमारे दिमाग में आएगी कि प्रकाश की प्रकृति में से या प्रकाश के गुण में से बहुत से गुण ऐसे हैं जो दोनों ही प्रकृति से आराम से व्याख्या हो जाता है उनका, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या केवल किरण मानेंगे तभी होगा, और कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या केवल तरंग मानेंगे तभी होगा। और वो कौन से गुण हैं देखेंगे आगे हम। तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए थी, नहीं भी आई हो तो कोई बात नहीं है, मैं डाल दिया आपके दिमाग में ये बात, ये दिमाग में रखिएगा। एक बात मुझे बताओ कि जो मैं इसको अभी समझाया
और एप्लीकेशन पर वीडियो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। तो आराम से मुझे लगता है कि केवल बोर्ड के फोटो से ही इसकी परिभाषा आप लोग लिख पाओगे। मुझे बोल के लिखवा के समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जैसी आप लोगों की अनुमति रहेगी वैसा काम होगा। तो बताइए कि मैं बोल के लिखवाऊं किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी की परिभाषा, या आप लोग बहुत आराम से लिख पाओगे? लिख लोगे तो भोंपू बजा दो, नहीं लिख पाओगे तो नहीं लिख के कमेंट कर दो, फिर आगे की कार्रवाई शुरू करें। जल्दी करो। सो गए क्या भैया? शुभम राज जी बोल रहे हैं लिखवा दीजिए। चलो लिख लो। क्या है? तरंग प्रकाशिकी। ऐसे ही डायग्राम बनाओगे। तरंग प्रकाशिकी में लिखना है, मैं बोल रहा हूं। बट जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई इसका औचित्य निकलने वाला नहीं है। डायग्राम है ही आपके पास, और जो मैं बोल रहा हूं ये भी आपके पास रिकॉर्डेड मिलेगा, तो आप वहां से रिपीट कर सकते हैं। बट ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। सारा पीछे वाली बात तो जो कहते हो लगा हुआ है तो नहीं लिखवाऊंगा। इसको लिखा नहीं हूं यहां पे, इसलिए लिख दे रहा हूं, लिखवा दे रहा हूं। तरंग प्रकाशिकी में लिखो प्रकाशिकी की वह उपशाखा प्रकाशिकी की वह उपशाखा प्रकाशिकी की वह उपशाखा जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहलाती है। जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहलाती है। तरंग प्रकाशिकी के बारे में विद्वान हाइगेन ने बताया था। तरंग प्रकाशिकी के बारे में विद्वान हाइगेन ने बताया था। विद्वान हाइगेन ने बताया था। अब लिखो इधर किरण प्रकाशिकी में, इसी को कॉपी कर देना है। लिखो प्रकाशिकी की वह उपशाखा, प्रकाशिकी की वह उपशाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन, प्रकाशिकी की वह उपशाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन प्रकाश को किरण मानकर किया जाता है, प्रकाश को किरण मानकर किया जाता है, प्रकाश को किरण मानकर किया जाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाती है। किरण प्रकाशिकी कहलाती है। किरण प्रकाशिकी कहलाती है। चलिए आगे, न्यूटन ने बताया था, आगे परिमार्जित होकर आगे ये फिर कणिका सिद्धांत और इस तरीके से बनता गया। द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत इन्होंने बताया, वो लंबी कहानी है, अपने वहां नहीं जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात तो आप जो कहते हो कॉपी में बना लेंगे।
अब आगे हम इसके बढ़ते हैं और अब मैं इसमें आपको जब प्रकाश का अध्ययन पढ़ लिए हैं, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी, तो अब मैं आगे आपको इसमें बढ़ाऊंगा और ले चलेंगे अब हम लोग इस क्लास को आगे कहाँ, प्रकाश के गुणों की व्याख्या की तरफ। कि प्रकाश के गुणों की अब हम व्याख्या करें कि प्रकाश के गुणों की जो ये व्याख्या, जितने भी गुण लिखे उनका मतलब है क्या। ध्यान रखिएगा, प्रकाशिकी को प्रकाश मिति भी कहा जाता है, तो इससे आपको कहीं दिक्कत ना हो। प्रकाश मिति, प्रकाश का मापन, प्रकाश मिति, तो प्रकाश मिति भी कई किताबें इसको बोलती हैं, अब प्रकाश मिति भी इसको बोल सकते हैं। अब खासकर इसमें प्रकाशिक ऊर्जा को मापा जाता है प्रकाश मिति में। प्रकाश का पूरा अध्ययन करना क्या प्रकाशिकी है, और प्रकाश ऊर्जा का मापन कर लेना क्या है प्रकाश मिति। दोनों में डिफरेंसेस हैं, बट जनरल स्टडी की किताबें एक साथ लिख देती हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि कहीं अगर ऐसा भी लिख के आए तो तकलीफ ना हो। हालांकि इसमें फाइन डिफरेंस है। ये प्रकाशी ऊर्जा की माप करती है और ये संपूर्ण प्रकाश का अध्ययन करती है, ऑप्टिक्स। अब आगे हम लोग आते हैं और प्रकाश के गुणों की व्याख्या करने की प्रयास करते हैं कि प्रकाश के गुणों की व्याख्या क्या क्या है। उससे पहले एक नोट डालेंगे क्लास में, क्योंकि नोट में अगर ये बात हमको नहीं पता है तकलीफ होगी। नोट क्या, तो नोट में आप समझ लीजिए दो बातें। माध्यम को पहले समझिए कि माध्यम क्या है। तो माध्यम, मीडियम का मतलब ये होता है कि कणों की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के कणों की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के कणों की उपस्थिति, चाहे वो ठोस के कण रहें, चाहे वो द्रव के कण रहें, चाहे वो गैस के कण रहें, विभिन्न प्रकार के कणों की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के कणों की उपस्थिति ही क्या है, माध्यम है। विभिन्न प्रकार के कणों की उपस्थिति ही माध्यम है। अब बात आता है कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, माध्यम के प्रकार कितने हैं। तो माध्यम के मुख्य रूप से हम दो प्रकार लेके चलते हैं। एक प्रकार हम बोलते हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सघन, और दूसरा क्या होता है, विरल। एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, और इसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, इसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब ये समझ लो कि ये इतना बड़ा सा एक कमरा है, और वायु ले लेते हैं, वायु ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये वायु के इसमें कितने कण हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल मिला के ऊपर 4 नीचे 4, 8 हैं। इतना ही बड़ा कमरा और लेता हूं मैं, इतना ही बड़ा जगह और लेता हूं, भले ही बनाने में मुझे छोटा बड़ा हो गया हो, एकदम सेम है, ध्यान रख लेना। दोनों का वॉल्यूम, आयतन दोनों जगह सेम है। आयतन दोनों जगह क्या है, सेम, इक्वल, आयतन इक्वल है। तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ 3 कण ऐसे रखता हूँ, तो देखेंगे कि उतनी ही जगह में यहाँ पे कणों की संख्या कम है, इसलिए ये विरल माध्यम है, और उतनी ही जगह में यहाँ पे कणों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, सघन माध्यम है। इसी बात को हम बोल सकते हैं कि ये सारा मिलके एक द्रव्यमान बनाएगा। तो घनत्व की बात यहाँ आ जाती है। घनत्व मैं आपको पहले ही बताया हूँ, घनत्व डेंसिटी हम बोलते हैं, और डेंसिटी मतलब क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो ये देखिए, इन सबको मिलाएंगे तो द्रव्यमान यहाँ पर ज़्यादा है और आयतन उतना ही है, जितना इसका है उतना ही इसका है। तो ऊपर वाला ज़्यादा रहेगा। अगर मान लो नीचे वाला फिक्स है, नीचे वाला दोनों फिक्स है, अगर नीचे 2 है मान लो, और ऊपर एक जगह 10 15 है और एक जगह मान लो 25 है, तो ज़्यादा कौन आएगा। क्लियर दिख रहा है कि ये ऊपर ज़्यादा है तो पूरा वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, 12.5 आएगी। ऊपर कम है तो वैल्यू भी कम आएगी, 7.5 आएगी। मतलब साफ दिख रहा है कि अगर दोनों का हम आयतन सेम रख लें, आयतन मतलब कितना जगह घेर रहा है वो, तो आयतन सेम रख लेंगे तो कणों को देखेंगे कि कण पास पास अगर हैं, ज़्यादा पास पास कण हैं, ज़्यादा कण हैं, मतलब वो डेंसर है।
और कण दूर दूर हैं, मतलब कम कण हैं तो क्या है, विरल है। जैसे इस रूम में अभी मैं अकेला हूं तो लेट सकता हूं, सो सकता हूं, नागिन डांस भी कर सकता हूं, मन करेगा तो करूंगा नहीं, टेंशन मत लो। कुछ लोग खुश हो रहे होंगे कि चलो अब तकिया लगाओ तकिया लगाओ, अब तो देखेंगे मुजरा, तो मुजरा नहीं देखना है, बस बता रहा हूं। क्योंकि अभी इसमें एक इतने बड़े जगह में एक ही व्यक्ति है, इसी में 20, 25, 50 लोग और आ जाएंगे तो हम बोलेंगे डेंस हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा। जैसे इसमें से और एक हटा दो तो और विरल हो जाएगा, इसमें 10, 20 और डाल दो तो और सघन हो जाएगा, इसमें से 2, 4 और निकाल दो तो पहले से विरल हो जाएगा। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम आपको समझ में आ गया होगा, लिखवा दूंगा, लिखना भी होगा। तो अभी पहले समझो बात क्या है, इतनी बात क्लियर तो हैंड रेज करो। सघन और विरल माध्यम अगर समझ में आ रहा है, इतनी बात तो हैंड रेज करो, और नहीं समझ में आ रहा है, अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सघन और विरल जब हमको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं कहाँ कि हमारे पास 3 माध्यम वैसे भी द्रव्य के प्रकार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो द्रव्य के सामान्य ताप पर 3 प्रकार हमको दिखाई देते हैं। तो यहां पे हम थोड़ा बात करेंगे कि अगर एक ठोस रहे हमारे पास और एक द्रव रहे हमारे पास तो हम किसको सघन किसको विरल लेंगे। ध्यान रख लेना कि ये सघन कहलाएगा उस समय और ये क्या कहलाएगा उस समय, विरल। अगर मान लो कभी एक हमारे पास द्रव है और दूसरे तरफ हमारे पास गैस है तो गैस विरल कहलाएगा, क्योंकि गैस के अणु और दूर दूर होते हैं और द्रव के अणु उससे करीब होते हैं, पास होते हैं। अगर मान लो एक ठोस है और दूसरा गैस है तो गैस क्या बन जाएगा, विरल, और ठोस क्या हो जाएगा, सघन। अगर मान लो एक द्रव है, एक ठोस है, लगभग हम एक द्रव है और एक गैस है, हमने कर ही लिया। तो ये 3 दिमाग में बातें रखना कि ठोस और द्रव आपको देखने को मिल जाए तो ठोस सघन का काम कर देगा, द्रव विरल का काम कर देगा। अगर द्रव और गैस का जोड़ा मिले तो गैस विरल हो जाएगा, द्रव सघन हो जाएगा। अगर ठोस और गैस का जोड़ा मिल जाए तो ये सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा। बट दिमाग में आपको ये भी रखना है कि 2 ठोस ठोस के बीच में भी कहानी बिगड़ सकती है। मैं यहाँ पे गोल्ड लेता हूँ, सोना, सोना भी ठोस है, और मैं यहाँ पे लेता हूँ लकड़ी, लकड़ी भी ठोस है, लेकिन सोने का घनत्व ज़्यादा होता है, सोना ज़्यादा डेंस होता है, तो ठोस ठोस में भी तुलना की जा सकती है। ठोस ठोस में ये वाला क्या हो जाएगा, सघन, बट इतना आपको जरूरत ही नहीं पड़ना है। और ये क्या हो जाएगा, विरल, लकड़ी उसकी अपेक्षा विरल हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप देखोगे द्रव द्रव में ही अगर तुलना करके देख लो तो एक ले लो आप यहाँ पे पानी, यहाँ पे एक ले लिया, शहद ले लो पहले, ये शहद स्पेलिंग गलत हो गया है, ये वाला आएगा, पर ठीक है, शहद, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पानी, क्या होगा, शहद गाढ़ा है, शहद गाढ़ा है मतलब उसमें अणु पास पास हैं और इसलिए ये सघन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। ये सघन और ये विरल। ऐसे ही गैस गैस में देख लो, वायुमंडल पढ़े हो, वायुमंडल का क्षोभ मंडल देख लो, वायुमंडल का क्षोभ मंडल ले लो और वायुमंडल का समताप मंडल ले लो, वायुमंडल का समताप मंडल ले लो, तो आपको समझ में आएगा कि क्षोभ मंडल जो है यहाँ पर गैसों की घनत्व क्या है, ज़्यादा है, गैसों का घनत्व ज़्यादा है और इसलिए ये क्या है, सघन है। और समताप मंडल में गैसों का घनत्व कम है, गैसों का घनत्व यहाँ कम है और इसलिए गैस होने के बाद भी यहाँ पे क्या है, विरल। तो मेरी पूरी बात को आप भली भांति समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सघन और विरल मैं बार बार बोलूँगा और जब सघन और विरल बोलूँगा तो आप आराम से समझ पाओगे कि हमें किसको सघन किसको विरल लेना है। हमको लंबा डिटेलिंग ऐसे ठोस ठोस और इनका भी नहीं करना है, एक जनरल सामान्य निधन के हिसाब से आइडिया रखना है कि ठोस द्रव अगर रहेगा तो द्रव को विरल मान लेंगे, द्रव गैस रहेगा तो गैस को विरल मान लेंगे और ठोस गैस रहेगा तो गैस को विरल मान लेंगे। इतना आपको दिमाग में रखना है। बाकी इनमें भी
कुछ ठोस में भी किसी का घनत्व ज़्यादा है, किसी का कम है, तो उनमें भी आपस में सघन विरल हो सकते हैं। इतनी बात आपको दिमाग में एकदम रखनी है, ये जब ध्वनि पढ़ेंगे वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। अब माध्यम अगर आपको बात समझ में आ गई, थोड़ा आप फटाफट इस बात को लिख लीजिए यहाँ से। ये बताओ इसको लिखवाना है या चल जाएगा इससे काम? क्योंकि एग्जाम में माध्यम तो आपसे पूछेगा नहीं कि माध्यम लिख के बताओ, बट फिर भी बोलोगे तो मैं लिखवा दूंगा। अदरवाइज अगर इससे काम चल रहा हो तो मुझे बोल के ना लिखवाना पड़े, क्योंकि यही बात तो मैं बोला हूँ कि जहाँ माध्यम में अणुओं की संख्या कम रहेगी वो क्या है? विरल। जहाँ माध्यम में अणुओं की संख्या ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे सघन। और एक बात फिर मैं आपको कर लूँ, निर्वात। निर्वात आपके दिमाग में जो आई थी बात, हालांकि पहले भी समझा चुका हूँ लेकिन फिर समझा देता हूँ एक बार। निर्वात, वैक्यूम। निर्वात क्या है, वैक्यूम क्या है, शुरू में भी इसकी परिभाषा बताया। इसका मतलब क्या? चल जाएगा, अच्छा मतलब लिख लेंगे आप लोग, कुछ है नहीं इसमें। अगर जरूरत पड़ेगा तो, ऐसा तो है नहीं ना कि 12 महीने बाद क्लास लग रही है आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। जब मन करे तब बोल देना कि सर वो वाली बात लिखने में दिक्कत जा रही है, आप बोल दो, किसी भी क्लास में बोल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आपकी क्लास है, आपके हिसाब से चलना है। किसी भी क्लास में जैसे स्टूडेंट चाहते हैं उस हिसाब से ही पढ़ें। अगर कहीं चाहते हैं कि सर फास्ट चलें, हमें बेसिक वाली चीज़ें आ रही हैं तो हम बेसिक क्यूट भी कर देते हैं, लेकिन हमें पता है कि बेसिक से नहीं आइडिया रहती है, इसलिए उसको क्यूट करना संभव नहीं हो पाता है। उसको क्यूट कर देंगे तो समझ में नहीं आएगी बात ही आपको। निर्वात, वैक्यूम। मैं पहले ही बोला कि माध्यम का न होना ही क्या है? माध्यम की अनुपस्थिति। निर्वात का मतलब होता है माध्यम की अनुपस्थिति, मतलब कण की माध्यम क्या है हमने समझ लिया, तो उसी हिसाब से हमने देख लिया कि माध्यम की अनुपस्थिति, एब्सेंट ऑफ मीडियम। कोई मीडियम ही नहीं है तो वहां पे क्या है? वैक्यूम है। मतलब ये जगह तो है लेकिन इस जगह में एक भी कण नहीं है, न तो ठोस का कोई कण है, न तो कोई ठोस का कण है, न कोई द्रव का कण है और न ही कोई गैस का कण है। कुल मिला के यहाँ पर माध्यम ही नहीं है, माध्यम अनुपस्थित है, माध्यम ही नहीं है, और इसलिए ये क्या है? निर्वात है। तो निर्वात का मतलब, सीधी बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि निर्वात का तात्पर्य आप क्या समझते हैं, तो आप बताओगे कि निर्वात का मतलब होता है माध्यम की अनुपस्थिति। न ठोस का कोई कण रहे, न गैस का कोई कण रहे, न द्रव का कोई कण रहे, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। निर्वात कोई माध्यम ही नहीं है वहां पर। और इस निर्वात तकनीक का भी आजकल बहुत प्रयोग किया जा रहा है। आप देखोगे वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, उसमें क्या, वैक्यूम जैसे ही इलेक्ट्रिक में लगाते हैं या बैटरी जो भी रहे चालू करते हैं तो वहां पर वो एयर वगैरह हर चीज क्या कर देता है? पूरी तरीके से बाहर कर देता है। और मुख्य रूप से गैसों का ही हमें यहाँ पे जरूरत है, तो गैस हट गया। वैसे तो किसी ना किसी ठोस से बना ही है, लेकिन उस बीच में कोई मॉलिक्यूल अब नहीं है, तो उसको जैसे ही कहीं ले जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव देखो पढ़े हैं क्या? बाहर वायु है तो उच्च वायु दाब, और उसके अंदर वायु है ही नहीं, माध्यम ही नहीं है, तो निम्न वायु दाब। तो झट से बाहर की चीजें अंदर जाने का प्रयास करती हैं। तो वैक्यूम क्लीनर कहीं भी ले गए, ऐसे चालू किए, फट से वहां की चीजों को खींच के अपने अंदर ले लेता है। वैक्यूम क्लीनर इसको हम बोलते हैं। इवन आपको भी खींच लेगा अगर आप उसमें समा सकते हैं तो, वैक्यूम क्लीनर जिसको हम बोलते हैं। और वैक्यूम में तमाम प्रकार की चीजें और भी अप्लाई की जा रही हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि निर्वात क्या है। मैं यहां पर जो भी बातें कर रहा हूं उन सबका केंद्र बिंदु है सामान्य अध्ययन। केंद्र बिंदु उसका विशेष अध्ययन में नहीं ले रहा हूं, अदरवाइज और भी बहुत सी चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन वो बहुत तार्किक नहीं है हमारे एग्जाम के पर्पज से। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई कि माध्यम क्या है, तो अब लगे हाथों एक बात और हम समझ लेते हैं कि प्रकाश जो होता है, अच्छा माध्यम, माध्यम जब हमने समझ लिया तो कुछ नोट लिखो, अब थोड़ा सा कुछ नोट लिखो। हालांकि वो मेंस के पर्सपेक्टिव से तो मुझे नहीं लग रहे हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट 3 नंबर का क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये एमपीपीएससी का, क्या भरोसा 3 नंबर में कभी यही पूछ ले, तो कुछ नोट डालो। अब इतनी बात तो तुम लोग ये वाली बोर्ड से ही उतार लेना, बाकी नोट वाली बातें जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से लिख लो। लिखो
कुछ विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, कुछ विभिन्न माध्यमों में, कुछ विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, कुछ विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। थोड़ी बहुत चीजें याद कर लेते हैं, कभी फैक्ट मैक्ट में पूछ ले तो। किन किन चीजों में, निर्वात में तो आपको पता ही है, तो निर्वात वाला लिखेंगे नहीं, जो पता है वो क्यों लिखें। आगे लिखो पानी, पानी में लिखो 2.25 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में जो इसकी चाल होती है 2.25 या 2.4 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 2.25 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। कम हो गया थोड़ा, 3 इंटू 10 की पावर 8, उससे कम हो गया पानी में। देखो द्रव में, मैं बोला ना कि निर्वात में सबसे तेज चलेगा, जैसे जैसे माध्यम सघन होने लगेगा प्रकाश की चाल कम होने लगेगी। अब आगे देखो कांच, कांच में लिखो 2 इंटू 10 की पावर 8। कांच, कांच में देखोगे तो प्रकाश चलता है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से, फिर भी बहुत स्पीड तेज है अभी, क्योंकि कांच बहुत ज़्यादा सघन नहीं होता है। उसके बाद बात करें हम कुछ और चीज़ों की, कहाँ चलता है ये, तो एक होता है नायलॉन, जो कपड़ा पहनते हैं आप, नायलॉन का अगर चीज़ें ले लें तो नायलॉन, ये पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को एनवायरनमेंट वगैरह में। न्यूयॉर्क और लंदन दोनों के नामों से बना है नायलॉन। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ऐसे लिखते हैं, न्यूयॉर्क, और ये है लंदन, लंदन बोलते हैं लोग। इसी का दोनों को मिलाकर ये नायलॉन बना है। तो नायलॉन में जो कपड़ा होता है, इस नायलॉन में सिंथेटिक कपड़ा फाइबर है। 1.96 इंटू 10 की पावर 8, 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। और कुछ जगहों पे अगर प्रकाश की चाल का अगर आप देखना चाहें तो एक होता है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल सुने ही होंगे आप लोग, कई बार गांव में मवेशियों का कुछ फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उस पर भी तारपीन का तेल लोग डालते हैं जिससे कि कीटाणु मर जाएं। तो तारपीन का तेल में जो इसके चाल होती है वो तारपीन के तेल में होती है 2.04 इंटू 10 की पावर 8। तारपीन के तेल में होती है 2.04 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से निर्वात वाली बात हमको पता है ही, इस तरीके से अलग अलग माध्यमों में इसकी चाल बताई जाती है। ये चाल आप दिमाग में रखेंगे। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो सीधे हमको अब माध्यम भी समझ लिए, तो अब हमको शुभम राय जी कुछ बोल रहे हैं, पेंट करने में उपयोग करते हैं तारपीन का तेल। एकदम सही बात बोल रहे हैं, वहाँ भी उपयोग करते हैं, पेंट में भी। और ये जो मैं बोल रहा हूँ मवेशियों वाला, शायद वहाँ भी गलत में नहीं हूँ, तारपीन का तेल ही वो होता है, पक्का है तारपीन का तेल ही रहता है। कई फोड़ा फुंसी हुआ तो वहाँ पर डालते हैं जिससे कि कीटाणु मर जाए। पेंट करने में तो करते ही हैं। अब प्रकाश के गुणों की व्याख्या हम देखेंगे, क्योंकि माध्यम को मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा बेसिक जितनी बातें थीं 2 क्लासेस हमको लग गई बेसिक बनाने में, जिससे कि आपको एक बेस क्लियर हो जाए, कि इसका बेस आपको एकदम आइडिया लग जाए कि प्रकाश में छोटी छोटी बातें भी हमें कहीं तंग न करें। अब जब अपवर्तन वगैरह पढ़ेंगे तभी वहाँ पे बात आएगी। माध्यम के 2 प्रकार में, विरल और सघन। एक काम करो, तुम लोग ना हो तो थोड़ा बहुत लिख लो, नहीं तो फिर बाद में मुझे तकलीफ हो, आप लोगों को फिर बोलना पड़े मुझे। इसलिए बेहतर है कि ये माध्यम, ये बाकी सब बोर्ड पे तो उतार लेना जो कुछ भी है कि माध्यम क्या है, ऐसे ही लिखना। प्रकार में मैं सघन विरल को थोड़ा लिखवा देता हूँ, तो लिख लो, हेडिंग डाल लो। तुम लोग कॉपी में नोट लिख लो, अभी कहीं नोट में लिखो विरल माध्यम, विरल माध्यम, हेडिंग डाल लो विरल माध्यम, और लिखो जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व, घनत्व की ही बात है, प्रकाशिक बोल दिया है, प्रकाश के अकॉर्डिंग
जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है या अपेक्षाकृत कम होता है भी बोल सकते हो, तुलनात्मक रूप से कम होता है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। तुलनात्मक रूप से कैसे समझ रहे हो बात को, कि जैसे ये दो चीजें लिया गया तो इन दोनों में तुलनात्मक रूप से जिसका कम रहेगा घनत्व वही विरल है। ये शहद और पानी में तुलनात्मक रूप से जिसका घनत्व कम है वही क्या है, विरल है। ये बात को समझना। तो लिखो, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है उसे विरल कहते हैं। बाकी तो पूरा यहां पे ऑपरेशन हुआ है, यहां से उतार लेना। लाइन लिखने के लिए मैंने बोल दिया कि अगर अपने मन से लिखने में दिक्कत जाए तो। अगला लिख लो, सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। एक लाइन ये भी लिख लो, मतलब इनके नीचे नीचे लिख लेना तुम लोग। डायग्राम जब बनाना तो इनके नीचे नीचे इनकी परिभाषा लिख लेना। विरल, अभी मैंने विरल का बोल दिया, सघन लिख लो। सघन में लिखो, डेंसर में जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व, एकदम उल्टा उसका, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, सघन माध्यम कहलाता है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम कहलाता है। और एक बात और लिख लो, इसको मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, आगे कभी बात करेंगे, कि क्योंकि बात जब निकलती है तो मैं चाहता हूं कि छोटी सी बात भी आपके दिमाग में उलझन न पैदा करें। और एक बात आपके दिमाग में ध्यान रखें कि प्रकाशिक घनत्व, कोई पूछ ले अगर आपसे कि ये बताओ, ये प्रकाशिक घनत्व जो आप लिख रहे हो, प्रकाशिक घनत्व और दूसरा जो द्रव्यमान घनत्व है, ये जो द्रव्यमान घनत्व है, ये दोनों एक ही बातें हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं या दोनों में अलगाव है, दोनों अलग अलग हैं। तो ध्यान रख लेना कि सेम कभी मत बोलना कि दोनों सेम नहीं हैं, बल्कि दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि प्रकाशिक घनत्व थोड़ी अलग चीज होती है और द्रव्यमान घनत्व अलग चीज होती है। ये है तो डेफिनेशन उसी टाइप का, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जिस चीज का द्रव्यमान घनत्व ज्यादा हो उसका प्रकाशिक घनत्व भी ज्यादा होगा। तारपीन के तेल में यह बात समझ में आती है कि तारपीन का तेल का प्रकाशिक घनत्व ज्यादा है, जो प्रकाशिक घनत्व कम है, और जबकि द्रव्यमान घनत्व क्या है उसका ज्यादा है। तो तारपीन के तेल का द्रव्यमान घनत्व जल के द्रव्यमान घनत्व से कम होता है, ध्यान रखेंगे, किंतु तारपीन का तेल प्रकाशिक घनत्व जल के प्रकाशिक घनत्व से अधिक होता है। कुल मिला के अगर जल से तुलना करोगे, जल और तारपीन का, तो तारपीन के तेल का द्रव्यमान घनत्व ज्यादा होता है जल से, लेकिन प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो ये थोड़ी सी अलग बातें हैं, इन पर कभी लगेगा तो चर्चा कर लेंगे। अब आज की क्लास में तो इस पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये आपको अभी जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैं इन दोनों का डेफिनेशन भी आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, दोनों में फाइन डिफरेंस भी करा दूंगा, बट अभी आवश्यकता नहीं है। बस आ गया मन में बात तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, कहीं इससे आपको उलझन ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश के गुणों की व्याख्या करना हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने बेस में सारी बातें कर लिया जो हमारे काम की थी। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या। प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या
नोट में आगे और जानकारी प्लस आएगा, टेंशन मत लो। अभी लिखवाने वाला था लेकिन अब फिर ट्रैक बदल गया तो उसको छोड़ दिया, आगे करा दूंगा। प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या। मुख्य रूप से सिलेबस में तो 2 ही दिया है, लेकिन हम बाकियों का भी थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, इनका ज़्यादा करेंगे। प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या, और इसमें सबसे पहला बात करेंगे हम किसकी? परावर्तन की। सबसे पहले गुण की व्याख्या जो रहेगी वो सबसे पहला गुण क्या है? परावर्तन। परावर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? तो अगर मान लो यहां पर हमने एक चमकदार पृष्ठ लिया, चमकीला पृष्ठ लिया, और चमकीले पृष्ठ में मैं पीछे की तरफ ऐसे पेंट जैसा कर देता हूं। ये मैंने पेंट कर दिया, और नहीं करे तब भी चलेगा, बट वो फिर एंट्री कर लेगा। तो पेंट कर दिया मैंने कि प्रकाश दूसरी तरफ ना जा पाए। तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की कोई किरण जब इस चमकीली सतह पर, जिस माध्यम से, ये पूरा एक माध्यम है, ध्यान रखो, इसके उस साइड एक माध्यम है, इसके इस साइड दूसरा माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ से, चमकीले सतह से, चमकदार पृष्ठ से या चमकदार सतह से, ध्यान रखो कि चमकदार सतह को हम, जिससे परावर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। उसका नाम क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। मान लो ये AB है परावर्तक पृष्ठ। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आके टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह पुनः क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश में पाए जाने वाले इसी गुण को या इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर पुनः प्रारंभिक माध्यम में ही वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ ध्यान रखना है कि जो किरण आ रही होती है, या जितनी भी किरणें आ रही होती हैं, उन सारी किरणों को हम बोलते हैं क्या? आपतित किरण। उन सबको हम बोलते हैं आपतित किरण, और जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो लौट के जाती है टकराने के बाद, उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, जिस बिंदु पर आके वो टकराती है, जिस बिंदु पर आके टकरा रही है, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। अब कई बार इतनी बात पहले आपको समझ में आ गई कि परावर्तन क्या है, तो आगे की कहानी हम करेंगे। कोई पूछेगा परावर्तन क्या है, तो बोलोगे प्रकाश किरणों का किसी चमकदार या चमकीले सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया परावर्तन कहलाती है। जैसे कांच देखो, अगर कांच लिया तो हमारे फेस से ये प्रकाश की किरणें आके फेस पे टकरा के फेस से निकल के जा रही हैं कहाँ? कांच पर। और कांच चमकदार है तो वहाँ से टकराकर वो फिर से हमारे आंखों में आ रही हैं, तो उसमें हमारा शकल दिखाई दे रहा है। इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। टीन शेड देखना कई बार कि टीन शेड लगा होता है और दूर से जब धूप चमक रहा है उस पर देखते हैं तो लगता है कि आंखें चौंधी आ जाएंगी, एकदम वहाँ पे आग जैसा जल रहा है, चीज़ें एकदम बहुत चमक दिखाई देती है। वो चमक भी क्या है? परावर्तन के कारण है। तो परावर्तन के अभी हम प्रकार देखेंगे, चीज़ें देखेंगे। अभी परावर्तन बेसिक तौर पे हमें समझ लिए कि परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। अब लोगों ने ये बोला कि भाई इसमें परावर्तन के थोड़ी सी और व्याख्या किया जाए कि परावर्तन होने के नियम क्या हैं, किस तरीके से परावर्तन होता है। तो थोड़ा सा नियम हम देखें कि क्या लोगों ने बनाया।
अब परावर्तन जब समझ लिया गया तो इसके नियम की बात आई कि आखिर में परावर्तन में नियम वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से ये होता है। तो ये बताया गया कि भैया सबसे पहले तो ये काम करो कि जो ये आपतन बिंदु है इस पर एक 90 डिग्री का कोण खींच लो, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच लो। और बोलो तो मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम O रख देता हूँ, इसका नाम A रख देता हूँ, इसका नाम B रख देता हूँ और इसका नाम P रख देता हूँ, OP। तो ये क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों, आपतन मतलब इस किस हिसाब से हो रहा है, क्या रूल्स इसके रहते हैं, कितने कोण पर परावर्तन होता है। कई बार शीशा, वही मतलब शीशा बोलना से नहीं है, कांच को हम छोटे टाइम पर किसी के मुंह पर चमकाते हैं। टॉर्च जल रहा है, कांच को ऐसे घुमाते हैं जिससे उसके मुंह पे चमक जाए, सूर्य की रोशनी में भी चमकाते हैं। तो कुछ घुमाते हैं इस तरीके से कि उसके मुंह पे चला जाता है, कुछ घुमाते हैं कि उसके मुंह पे नहीं जाता है। तो ये क्या है, इस चीज को समझने के लिए ये आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा गया। आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसको बोलते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु पर अभिलंब, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो उन्होंने बोला कि भैया परावर्तन जो होता है इसमें इसके नियम हैं। और नियम क्या है कि जो इसके नियम में दो नियम मुख्य रूप से, तीन नियम दिमाग में रखेंगे। पहला नियम तो यह है कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही समतल के, एक ही समतल के एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसी बात को घुमा घुमा कर कई तरीके से लिखा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि तीनों समतली होते हैं, समतली मतलब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तीनों बिंदुगामी होते हैं, मतलब तीनों एक ही बिंदु से या तो निकलते हैं या उससे आकर मिलते हैं। मैंने दोनों का निष्कर्ष लिख दिया यहां पर। दूसरी बात क्या बताया गया कि जो ये कोण बन रहा है, कोण क्या है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। पहले आप लोगों को नोट में लिखवा भी चुका हूं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है, इनके बीच के जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं कि ये आपतन कोण है। इस कोण का नाम बोलते हैं आपतन कोण और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए इसको आई से दिखा देते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं, ये जो कोण बना है ध्यान रखिएगा, ये तो आपतन बिंदु पर अभिलंब ये वाली चीज है। अभी मैं लिख दूंगा अलग से कि कैसे आपको लिखना है। आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है, इसके और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है, इसको हम बोलते हैं आर। आर क्यों? क्योंकि इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, या इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलने के कारण इसका नाम हम आर रख लेते हैं। तो नियम क्या बोला जाता है कि परावर्तन के नियम में बोला जाता है कि आई हमेशा ही क्या रहेगा, आर के बराबर रहेगा। हमेशा ही जो आई रहेगा वो आर के बराबर रहेगा। ये परावर्तन के नियम में स्पष्टतः उल्लेख है। और ध्यान रखेंगे कि ये दो बात, परावर्तन के ये दो नियम होते हैं। और दोनों नियम क्या हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर स्थित होते हैं।
और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं थोड़ी सी आपको पहले यहाँ और क्लियर कर दूं, फिर बोल के लिखवा देता हूँ और आगे फिर इसके प्रकार पे हम चलेंगे और इसके उपयोग वगैरह की बातें करेंगे। एक बात मैं आपको और बताई दिया था कि परावर्तन जो है तरंग मान के भी इसका अध्ययन कर सकते हैं और किरण मानकर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी बातें भी आपको दिमाग में रखनी है। ये मैं आगे जैसे जैसे गुण पढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये बात बताता रहूंगा। तो यहां आपको दिमाग में रखना है कि जो ए ओ है दिशा सेम रखना है तभी बात बनेगी। ए से ओ की तरफ चल रही है, तीर नहीं लगाओगे फकीर बन जाओगे। प्रकाश, अब ऐसे नहीं कि अभिलंब में भी तीर लगा देना, अभिलंब कोई प्रकाश की किरण नहीं है। जो प्रकाश की किरणें हैं जिधर जा रही हैं उधर ही तीर लगाना पड़ेगा। अगर तीर नहीं लगाओगे पक्का है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर से फकीर हो जाओगे। फिर मुझे दोष मत देना। तो ए ओ ए नहीं लिख रहा हूं, ए ओ क्या है, आपतित किरण है। लिख देता हूं यहां जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, बोलना ना पड़े मुझे। आपतित किरण दिख भी रहा है बट ठीक है, लिख देता हूं। एओ के बाद ओ बी क्या है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही नाम दे रहा हूं। ओ बी है परावर्तित किरण, ओ बी है परावर्तित किरण। उसके बाद ओपी क्या है, ओपी है आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। और ए बी क्या है, परावर्तक पृष्ठ या चमकदार सतह, जो भी आप बोल लो। तो एपी कहां लिख दूं, अब यहां तो जगह है नहीं तो मैं इस चीज को यहां से उठाया और यहां लिख दिया। एपी, एपी बराबर क्या है, सॉरी ए बी, पी नहीं है, ए बी बराबर है परावर्तक पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जो परावर्तन कर देता है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ध्यान रख लेना कि आज तक कोई ऐसा पृष्ठ बना ही नहीं है जो संपूर्ण प्रकाश को रोक ले या संपूर्ण प्रकाश को केवल उधर ही भेज दे। उसी माध्यम में थोड़ा बहुत तो प्रकाश इधर प्रवेश करता ही है, लेकिन अध्ययन करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि परावर्तक पृष्ठ से पूरा का पूरा प्रकाश जो है 100% प्रकाश कहाँ चला जाता है, परावर्तित हो जाता है। बट ये व्यवहार में संभव नहीं है, आज तक कोई ऐसा चीज नहीं बना है। आगे दर्पण पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। चांदी का दर्पण, सिल्वर का दर्पण सबसे ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करता है, लेकिन वो भी 100% नहीं कर पाता, बट वो आगे देखेंगे। तो परावर्तन हेडिंग डालो और लिखो, हेडिंग डालो परावर्तन और लिखो परावर्तन में लिखो प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को, चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके जस्ट नीचे लिखो प्रकाश के परावर्तन की घटना की व्याख्या, प्रकाश में परावर्तन की घटना की व्याख्या। मैं बोला ना कि एक एक गुण पढ़ाऊंगा, वहां ये बात एक एक लाइन लिखवाता रहूंगा। इससे बहुत ज़्यादा हमारा कॉपी नहीं भर जाएगा और हमारा दिमाग कोई मेमोरी कार्ड नहीं है कि फुल हो जाएगा, बल्कि इससे आपको और क्लियरिटी आएगी। प्रकाश के परावर्तन की घटना की व्याख्या प्रकाश के तरंग एवं कण दोनों प्रकृति के माध्यम से किया जा सकता है।
प्रकाश के तरंग एवं किरण लिखना। प्रकाश के तरंग एवं किरण, प्रकाश के तरंग एवं किरण दोनों ही प्रकृति के माध्यम से किया जा सकता है। दोनों ही प्रकृति के माध्यम से किया जा सकता है। उसके जस्ट नीचे ये डायग्राम बनाने का जगह छोड़ लीजिए, डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, डायग्राम बना के ऐसे ही लिख लेना है उसके नीचे कि कौन सी चीज क्या है। तो उसके जस्ट नीचे डायग्राम का ये जगह छोड़िए और उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए परावर्तन के नियम। उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। आप बोलेंगे सर ये आपतन कोण अपवर्तन कोण इनके बारे में बता दीजिए, इनके बारे में नोट डाल के लिखवा दूंगा। पहले परावर्तन के नियम लिख लो। परावर्तन के नियम में लिखो, परावर्तन के दो नियम होते हैं। 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 पहला नियम लिखो, वो तो बोर्ड पे लिखा ही है बट बोल देता हूं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में, ही लिखना है, भूल गया हूं, तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। किताबों में कहीं पर बोल देता है कि समतली होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। मैंने सब मिला के एक साथ लिख दिया संगामी होते हैं, बट एक साथ में लिख दिया कि तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम लिखिए, थोड़ा फास्ट लिख लीजिएगा, लिखने वाला काम। दूसरा लिखिए, आपतन कोण का मान सदैव ही परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये तो दो नियम हो गए। अब इस दो नियम के बाद आगे बढ़ते हैं। कॉल आ रहा है भाई, थोड़ा सा समय दें। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आप डायग्राम बना ही लोगे। उसके जस्ट नीचे लिखो नोट, उसके जस्ट नीचे लिखो नोट, और नोट में ये 3-4 बातें जो है लिखवा देता हूँ, कहीं आपको बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए नोट डाल के लिखो। सबसे पहले लिखो परावर्तक पृष्ठ। नोट में हेडिंग डालो, नोट में लिखना है NOT नोट, इनकी व्याख्या करा दे रहा हूं। नोट में लिखो परावर्तक पृष्ठ। लिखो वह पृष्ठ जो प्रकाश को परावर्तित करता है। वह पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सतह, वह पृष्ठ जो प्रकाश को परावर्तित करता है। वह पृष्ठ जो प्रकाश को परावर्तित करता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, रिफ्रेक्टेड सरफेस कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। डायग्राम में देख लिए होगी कौन सा परावर्तक पृष्ठ है। आगे लिख लो आपतित किरण। आपतित किरण, इसमें एक लाइन लिखो, प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण जो किसी माध्यम से चलकर, प्रकाश की वह किरण जो किसी माध्यम से चलकर परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है।
आपतित किरण कहलाती है। डायग्राम में नाम देख ही रहे हैं कि कौन सा आपतित किरण है। दूसरा लिखो परावर्तित किरण। लिखो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस लौटने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। डायग्राम में दिख ही रहा है। अब आगे लिखो आपतन बिंदु, क्योंकि ये बातें फिर कई जगहों पर आएगी, एक ही जगह पे कर लेते हैं, अपवर्तन में फिर तकलीफ नहीं आएगी। आपतन बिंदु लिखो आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। अगला लिख लो आपतन बिंदु पर अभिलंब। अगला लिख लो आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब तमाम परिभाषाएं हो सकते हैं, मैं सिंपल परिभाषा आपको बोल रहा हूं। लिखो आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। अगला लिख लो आपतन कोण। आपतन कोण आपतन कोण लिखो आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अगला लिख लो परावर्तन कोण। अगला लिख लो परावर्तन कोण। ये आज के लास्ट का लास्ट पॉइंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का पॉइंट बताकर आज की क्लास बंद करेंगे। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखो परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बने कोण को किस घटना में? परावर्तन की घटना में। तो परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बात क्लियर? तो भोंपू बजाओ।
आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया हूँ हर एक बात परफेक्टली क्लियर है? भूपू बजाइए, और नहीं तो कमेंट लिखिए अगर कोई दिक्कत है तो। और अब हम लोग आज की क्लास को रोकेंगे, कल की क्लास शुरू होगी यहाँ से। कहाँ से? तो अपवर्तन के प्रकार और फिर उपयोग देखेंगे, और दर्पण यहीं जुड़ जाएगा कल की क्लास में। सॉरी, अपवर्तन क्यों मैं बोल रहा हूँ, परावर्तन। अपवर्तन अभी कहाँ पढ़े हैं? परावर्तन के प्रकार कल पढ़ेंगे हम लोग। परावर्तन के प्रकार, कि परावर्तन के कौन कौन से प्रकार हैं हम देखेंगे। परावर्तन के नियमित परावर्तन, तो इसका उपयोग भी समझ में आएगा। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि डाउट तो होना ही नहीं है, क्योंकि जो आपके मन में बातें नहीं आए वो भी मैं कोशिश करता हूं कि क्लियर कर लें। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इतना पढ़िए, नोट्स बनाइए, कल की क्लास आगे देखते हैं। इसके आगे और हमने बेस अब पूरा तैयार कर लिया है, तो आगे की क्लासें अब थोड़ी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ लेंगी इस चैप्टर के लिए। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। सबको जप नाम, थैंक यू।